नमस्कार, टीवी राजस्थान के आइडिया फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रवासी तौर पर जब हम राजस्थान की मिट्टी से निकलकर बाहर प्रदेशों में आते हैं और अपने साथ में हम अपने गांव की पहचान, अपने शहर की पहचान लेके आते हैं, क्योंकि यही हमारा जो प्यार है, यही हमारे संस्कार है जो हमें आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो प्रोफेशनली कह सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी है, सीएस भी है और आईसीडब्ल्यू के मेंबर भी है, और काफ़ी इंस्टीट्यूट काम करने के बाद में जो इंस्टीट्यूट वो चलाते हैं यहाँ पे, और राजस्थान की मिट्टी के जो संस्कार वो पाल के यहाँ पे बैठे हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो फील्ड उन्होंने चुना है, उस फील्ड को चुनने के क्या कारण थे, और जो उनके परिवार के कहते हैं भी काफ़ी प्रोफेशनली सीए, काफ़ी जो आपने आज़ादी से पहले भी कह सकते हैं वो सीए बन गए उनके परिवार के सदस्य। तो ये जानने का जो भी कोशिश करेंगे कि वो ये जो सीए बनने के जो आइडिया थे वो परिवार में कहाँ से उनके मन में आया, और सीए बनकर उन्होंने जिस तरह एक इंस्टीट्यूट कर खोलकर और बच्चों को और सीए बनाने की जो उनके अंदर ललक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रवि जी छावचरिया, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजस्थान की मिट्टी से निकले हुए आपको काफ़ी बरस हो गए, जब कहते हैं तीसरी चौथी पीढ़ी में आप आ रहे हैं और परिवार के लोग काफ़ी पहले निकल गए थे। तो ये जो गांव का जो नाम है वो आप अपने जो सरनेम के साथ जोड़ते हैं, इसके मूलतः कारण क्या क्या है? गांव की पहचान अपने साथ लेके जीते हैं? हाँ, अपने गांव की और अपने राज्य की पहचान तो कौन छोड़ेगा। और गर्व होता है कि एक अलग सरनेम है खास करके। वैसे तो हम अग्रवाल हैं, गर्ग गोत्र हैं। और कई बोलते हैं, हमारे स्कूल में भी मुझे प्रिंसिपल कहते थे कि रवि कोई सिंपल सा सरनेम रख लो, अग्रवाल ही रख लो। तो उनका अग्रवाल तो है ही, पर अपना जो मिट्टी है, छावशरी गाँव के हैं हमारे पूर्वज, तो छावशरिया सरनेम को तो कैसे छोड़ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें भी जो छावचरिया गांव है वो कहाँ पे आता है, और राजस्थान में किस जिले में या किस तहसील के अंदर आता है? हाँ, ये शेखावती क्षेत्र में नवलगढ़ के पास जो केड़ है, केड़ के अंदर छावसरी गांव आता है। तो वहीं से हमारे पूर्वज बिलोंग करते, तो हम लोग छावछरिया में वहाँ से केड़ के अंदर ही है ये। आपके जो पूर्वज हैं वो कैसे वहाँ से निकले, फिर कहाँ पे गए, फिर आप लोग यहाँ पे सूरत कब आए? हमारे पूर्वज राजस्थान से आज से करीबन 100 साल पहले उस समय कलकत्ता तरफ और देवघर तरफ जो झारखंड में है उस तरफ गए थे। फिर वहाँ से मेरे पिताजी सूरत में आज से 30 साल पहले सूरत आ गए थे। तो 30 से भी ज़्यादा हो गए, 32 साल हो गए। और पिताजी ने यहाँ पे सूरत में पहले कपड़े का काम किया और साथ में कुछ प्रॉपर्टी के भी काम किए। फिर हम लोग के पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। तो पिताजी ने, मम्मी का ऐसा था कि हमारे पापा भी मेरे इंजीनियरिंग किए हुए हैं बीआईटी रांची से। तो पापा मम्मी हमेशा पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहन करते थे, देते थे। तो हम लोग ने फिर, जैसे 10th में भी मैं सूरत में फर्स्ट रैंक था, 12th कॉमर्स में भी सूरत फर्स्ट रैंक था मेरा। पढ़ाई में हम तीन भाई बहुत अच्छे रहे शुरुआत से। तो हम सब जो जानते हैं कि हम अग्रवाल मारवाड़ी सब जो है राजस्थान के, इनमें हमारे पूर्वजों के कारण हम लोग में जो कॉमर्स है और इवन साइंस में भी बहुत अच्छे हैं ही। तो उसका एक अलग ही चाव था। और 12th के बाद फिर हम लोग ने सीए, सीएस और सीए में तीन कोर्स की परीक्षाएं पूरी की और सभी में ऑल इंडिया रैंक रहा हम लोग का। लेकिन आपके परिवार के बारे में कहा जाता है कि आज़ादी से पहले ही सीए बन गए थे। तो वो कौन सीए बने थे, और फिर जो ये सीए बनने का जो क्रम है पारिवारिक तौर पे, वो निरंतर कहाँ तक चल रहा है अभी तक? मेरे दादाजी के बड़े भाई वासुदेव जी छावछरिया, उन्होंने इंग्लैंड एंड वेल्स का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है वो कंप्लीट किया था। फिर बाद में भारत आए थे और फिर भारत की जो सीए की परीक्षा वो भी कंप्लीट की थी। और उनके जो है ना पुत्र रहे, 3 पुत्र थे, मतलब मेरे ताऊजी सब बड़े पापा, उन सब ने भी सीए की परीक्षाएं क्लियर की थी, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उनके भी जब है ना बच्चे, मतलब मेरे भाई सब जो है कजिन्स हैं, वो सब भी सीए हैं। तो इवन मेरे नाना जी के जो भाई हैं उनको भी उन्होंने सीए करवाया था, और वो बिरला ग्रुप में फाइनेंशियल एडवाइज़र थे आदित्य विक्रम बिरला को। और उन्होंने जो अपनी आर्टिकलशिप की थी मेरे नाना जी के भाई ने, वो मेरे दादाजी के फर्म के अंदर की थी। तो वहाँ से हम लोग के परिवार की पहचान हुई थी। आर्टिकलशिप जो हम सीए में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं वो। लेकिन इसके साथ ही कहते हैं पिताजी इंजीनियरिंग है, बाकी सब सीए हैं। तो आपको ये सीए बनने की आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि पिताजी तो इंजीनियर है। नहीं नहीं, तो पर परिवार तो एक ही है ना, साथ में तो है ना, रहते ही है ना। तो पिताजी के 1-2 भाई ने इंजीनियरिंग भी की, कुछ ने सीए किया। तो ये था कि है ना, इंजीनियरिंग करके भी, जैसे आपने आते ही कहा कि जो राजस्थानी परिवार है वो सब उद्योगपति और व्यापार में ज़्यादा आगे रहता है। तो उन्होंने भी अपना व्यापार ही किया। तो पिताजी का कहना था कि जब इंजीनियरिंग करके भी तुमको अपना व्यापार करना है या अपना कुछ काम करना है,
जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है, तो तुम बेटर सीए करो। उस समय इंजीनियरिंग के लिए एक व्यक्तिगत अपना चुनाव भी होता है व्यक्ति का। लेकिन आपने यहाँ पे सीए किया, सीए करने के बाद में कहते हैं लोग कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाते हैं और अपने आप को वहाँ पे अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीए करने के बाद में लाइफ को एक ऐसा आदमी व्यक्ति सोचता है कि अब हम वेल सेट हो गए और अब हमें घर चलाना है और कमाना है, खाना है और अपनी एक पहचान अलग बनाना है। लेकिन आपने ये इंस्टीट्यूट वगैरह कैसे, एक सर नेम के साथ साथ एक गुरुजी जो हम कहते हैं कि टीचर की भूमिका में कैसे आए? सीए बनने के बाद मुझे भी कॉर्पोरेट से काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे, क्योंकि सीए में, सीएस में, सब में ऑल इंडिया रैंक था। पर जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय सूरत में सीए की पढ़ाई को लेकर इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज है। तो जो मेरे जूनियर्स थे उनको काफ़ी है ना, ऐसा रिक्वायरमेंट था कि वो मेरे पास वो आए कि भैया आपके पास हमको पढ़ना, पढ़ाइए। तो हम ये महसूस कर रहे थे, देख रहे थे कि जो सीए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनको सीए की पढ़ाई के लिए पूरा एक सिस्टमेटिक एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो कॉर्पोरेट से जॉब के ऑफ़र तो थे, लेकिन मेरा जैसे कि एजुकेशन में शुरुआत से बहुत इंटरेस्ट रहा। तो फिर मैं डिसाइड किया कि ठीक है, इनको पढ़ाते हैं। और फिर सीए के स्टूडेंट्स सब ने भी सूरत में से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। पहले ही साल जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, जब वो सामने से आए थे, 10 जन जितने बच्चे थे, तो 10 सीए पास किए। उसमें से एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, जो सूरत की हिस्ट्री का पहला इंडिया फर्स्ट रैंक था। जैसे पिछले साल सूरत से हमारी स्टूडेंट राधिका बेरीवाला भी ऑल इंडिया फर्स्ट आई थी, तो वैसे ही पहले ही साल अपने यहाँ से भी स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट किया था। और उसके बाद हर साल इंडिया के टॉप 3 टॉप 10 में अपने यहाँ से स्टूडेंट्स आते रहे। अभी की जस्ट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक थर्ड सृष्टि सांघवी हमारी क्लास से आई है। उसी प्रकार पहले भी सालों में सेकंड, इंडिया थर्ड, वापस इंडिया फर्स्ट, ऐसे आते रहे। तो सूरत का नाम आज पूरे देश में सीए के रिजल्ट्स में बड़े शान से लिया जाता है। सिर्फ रैंक ही नहीं, पासिंग परसेंटेज भी जो हम लोग की संस्था से है वो बहुत ही हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू जो देश के बाकी शहरों का रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम बात करें लगभग 80 के लगभग की बात करें, उस समय एक लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि भाई सीए क्या होता है, कैसे काम होता है। लेकिन आपके पिता परिवार से तो काफ़ी पुराने सीए हैं। लेकिन 2000 के बाद, लगभग 2004 या 2005 के बाद में जो सीए के अंदर जो ग्रोथ हुई है हर जगह, हर व्यक्ति के मन में आता है मैं सीए कर लूँ, हर व्यक्ति के मन, तो ये जो बदलाव जो आया है वो इसका क्या कारण आप मानते हैं? जैसे आपने कहा 1980-90 के दशक में जो व्यापार था बहुत सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय जो कहते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो बाद में आया। और उसके बाद 2004-05 से सूरत शहर भी और देश में जो आर्थिक प्रगति हुई है वो बहुत ही तेज़ी से हुई। तो जहाँ आर्थिक प्रगति बहुत होगी वहाँ पे आर्थिक सलाहकार जो हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, इनकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। सीए इंस्टीट्यूट ने भी इस डिमांड को देखते हुए सीए की परीक्षाएं ना लोगों के लिए थोड़ी और एक्सेसिबल की, कि पहले बीकॉम के बाद था, 12th के बाद चालू करवाया। फाउंडेशन की जगह सीपीटी लेकर आए, सीपीटी जो थोड़ी इजी एंट्रांस एग्ज़ाम थी। तो लोगों में सीए करने की चाह भी थी, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही थी, और सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी जो अच्छे सीएस बन सके उसके लिए थोड़ी राह खोली गई। 80-90 के दशक की हम बात करें तो 80-90 दशक के अंदर एक बॉम्बे को कहते हैं आरवीजी, जो हमारे मारवाड़ी हॉस्टल हुआ करता था वहाँ पे, राजस्थान से करके विद्यार्थी गृह, तो उसके लिए वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे किसी को एडमिशन मिल जाता है तो लगभग ये चांस होता है 90% के भाई सीए बन के ही निकलेगा वो वहाँ से। वो लोग वहाँ पे इसलिए आते थे कि वहाँ पे रहने खाने पीने की सुविधा मिल जाती थी और लोगों को वहाँ से कुछ ऐसा गाइडलाइन भी प्रॉपर मिल जाता। लेकिन आज सूरत के अंदर कहा जाता है कि रवि चाचरिया के पास आ गए तो आप सीए बन जाएंगे। ऐसा क्या कारण हुए, बस कैसे आपने बॉम्बे को पीछे छोड़ के सूरत में एक बड़े सीए का प्लेटफॉर्म बनाया? देखिए, बॉम्बे को पीछे कोई छोड़ने की बात नहीं है। बात यह है कि सूरत में नो डाउट हम लोग ने जो एजुकेशन का सिस्टम सेटअप किया, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को आसान बनाकर, चीज़ों को पूरा अच्छी तरह से सिस्टमेटिक पढ़ाकर, उनको प्रॉपर एक एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देकर, हम यहाँ कहते हैं हैंड क्राफ्टेड सीए बनते हैं। ओके, एक एक जन पे ध्यान देके बनते हैं तो फैक्ट्री का आउटपुट निकलता है। तो एक पूरा सरल, आसान, कंप्लीट सिस्टम, और जिस लॉजिक के साथ मेरा पढ़ाना रहा है स्टूडेंट्स को, वो हमने कई किताबें लिखी सीए पे, जो किताबें आज पूरे देश में पब्लिश हो रही है टेक्सपेन से। तो ये किताबें और इनका जो पूरा एक इकोसिस्टम आप कह सकते हो, जो पूरा माहौल बना है,
वो बहुत अच्छा बना है। इसके साथ साथ सूरत में जो सीए प्रैक्टिस करते हैं उन लोग ने भी स्टूडेंट्स सबको बहुत प्रोत्साहन दिया। स्टूडेंट्स की खुद की मेहनत रही है। तो स्टूडेंट्स की खुद की मेहनत, हमारा प्लेटफॉर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोत्साहन, इन सब के कारण सूरत से स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है आज, वो सच में बहुत अच्छा रहा है। और जब एक ग्रुप में कुछ बच्चे अच्छा करते तो बाकी बच्चे भी उनको देख के प्रेरित होते हैं और सब में प्रोत्साहन होता है कि हम करें अच्छा। देखिए, एक इंस्टीट्यूट को कॉर्पोरेट टाइप का बनाने का जो माध्यम होता है कि पहले लोग एक कमरे में, घर में कमरा रखते थे, उसमें बच्चों को पढ़ाया और कोर्स करवाया और चले गए। अब जो ये कॉर्पोरेट टाइप का इंस्टीट्यूट होने लगे हैं, तो उससे कहीं आपको लगता है शिक्षा के अंदर जो एक बच्चे की जो क्षमता होती है उसके बाहर भी जा रहा है, या उससे बच्चे को फायदा हो रहा है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे आज हम लोग काम करें तो मैं एक ही लोकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, खुद डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाता हूँ। इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो जब तक कोई भी संस्था के जो भी फाउंडर हैं या जो सीए पढ़ा रहे हैं, उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। साथ में मेरे साथ और 4-5 टीचर्स जुड़े हुए हैं जो सब ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा बहुत व्यक्तिगत चीज़ है और इस कारण मैं इसको कॉर्पोरेटाइजेशन के रोल में क्या होता है कि आपने एक सिस्टम तो बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, पर उसको अप्लाई करने वाले, उसको लागू कराने वाले लोगों में जो उसके लिए धगस होनी चाहिए, जो उसकी जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा हो। एक आप होता है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ, तो उसका एक भाव अलग हो जाता है, उससे परिणाम में फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं तो कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर कम ही पसंद करूँगा। मेरा मानना है कि सी एजुकेशन या कोई भी प्रकार का जो शिक्षा है, शिक्षा ज़मीनी स्तर पे व्यक्तिगत रूप में और एक व्यवस्थित तरीके से दी जानी चाहिए। आपने जो कहा भी, हमारे यहाँ से काफ़ी फर्स्ट रैंक सीए निकले हैं, तो आपने सीए कब की, और आज तक जो आपने सीए इंस्टीट्यूट चला है उसमें से कितने सीए आपने यहाँ पे सूरत में तैयार किए? 2005 में मैंने सीए कंप्लीट किया था और उसके बाद अभी तक हम लोग ने 3000 से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए हैं जो पूरे 4 साल यहाँ पढ़े हैं। उसमें से इंडिया के टॉप 10 में, भारत के टॉप 10 में अभी तक 44 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और इंडिया टॉप 50 रैंक्स में 300 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं। तो अपने यहाँ से बच्चों का रिजल्ट हर साल ही बहुत अच्छा रहा है। पिछले 3 परीक्षाओं में सीए फाइनल के ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 रहा है, जो कि एक सीमा चिन्ह मान सकते हैं सीए फाइनल के रिजल्ट में। इसके साथ ही आपने जो बताया इनकम टैक्स की बुक वगैरह भी आप लिखते हैं, वो भी पब्लिकेशन में जाती है और काफ़ी लोगों तक पहुंचती है, तो ये आइडिया भी आपके पास कैसे आया? क्योंकि जब आप कहते भाई 8-9 घंटे मैं यहाँ पर पढ़ा सॉरी 8-9 घंटे मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद में जो ये पब्लिकेशन का काम है, ये कैसे आपने किया? देखिए, है ना, पढ़ाने के लिए एक सही, है ना, आधार होना ज़रूरी है। हमें लगा कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स के पास एक कंप्लीट प्रॉपर जो मटेरियल होना चाहिए किताब, वो नहीं है। तो हम लोग को पढ़ाते समय ही ये चीज़ का बहुत महसूस हो रहा था। तो मैंने फिर पढ़ाने के बाद रात को या अर्ली मॉर्निंग में रोज़ 3-3 4-4 घंटे निकाल के 4 साल तक 2 से 3 किताबें जो सीए के मेन बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनकी पूरी किताब लिखी, उसको पूरा बनाया। उसके बाद उन किताबों को अपडेट करने के लिए अपने साथ टीम बनाई जो उन किताबों से पढ़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सीएस हैं। तो हमने 3-4 जन की पूरी टीम बना के, जिसको आज भी मैं पूरा लीड करता हूँ, देखता हूँ, तो वो हम लोग ने उन किताबों को जो तैयार किया उससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ा है। जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वो भी, और वो कुछ किताबें अब नेशनल लेवल पे पब्लिश होती है, तो और बहुत सारे बच्चे उन किताबों से फ़ायदा होता है, उनको पास होते हैं। कौन कौन सी किताब? सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटरनेशनल टैक्सेशन की किताब है। सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की किताब है जो हमारे एक टीम मेंबर ने लिखा है। सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की किताब है। सीए इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट लॉ की किताब है। सीए फाइनल में भी कॉर्पोरेट लॉ की किताबें हैं। तो कुल मिलाकर अराउंड अपनी 10 से 12 किताबें पब्लिश होती है अब। तो जो आप कह रहे हैं भाई, जो हमने जो बच्चों की सरलता के लिए काम किया स्टूडेंट की, तो जो पहले जो किताबें हुआ करती थी, जो आती थी, आप लोग जिस किताबों से पढ़े और यहाँ तक पहुँचे हैं, अब जो आप लोग निकालें किताबें, उसमें क्या फ़र्क आपको लग रहा है? हम लोग के समय क्या था कि हम एक सब्जेक्ट को 2 से 3 किताबों से पढ़ते थे, कई बार 4-4 किताबें पढ़ते थे और हम लोग अपना पूरा टाइम उसमें डालते थे। अब कई बार हम देखते कि बच्चों के पास जो सिलेबस है ना, वो एक तो बढ़ चुका है और कई बार बच्चे भी उतना टाइम सब में नहीं होता है कि वो उतना रिसर्च कर सके, इतने देर पढ़ाई कर सके। तो फिर उनको एक प्रॉपर मटेरियल मिलाकर बना के देना ज़रूरी होता है। कंपटीशन भी बढ़ चुका है, सब बच्चों के बीच में कंपटीशन बढ़ा है, कंटेंट बढ़ चुका है और टाइम कम है।
तो ये ज़रूरी है कि उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन है ना मटीरियल हो। लेकिन अभी ये जो डिजिटल रूप आ रहा है शिक्षा का, तो उसमें कहीं लगता है आपको जो डिजिटल पढ़ाई जो चल रही है उसमें जो प्रैक्टिकली जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं जिस तरह से वापस पूछ के समझा सकते हैं या स्टूडेंट भी पूछ सकता है, लेकिन वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें और इसमें आप क्या अंतर मानते हैं? उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अच्छा है अगर बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में हो, सबसे पहली बात है। क्योंकि अगर वो सामने की तरफ अटेंड नहीं कर रहा है या क्लास में लाइव रख के चालू करके छोड़ दिया है तो यहाँ से तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो उसमें सबसे पहली शर्त है सेल्फ डिसिप्लिन की। दूसरी चीज़ है कि जो अ, एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन उसमें कई बार नहीं होता है जो कनेक्शन फेस टू फेस में होता है। लेकिन हाँ, जो बच्चे छोटे गांव में हैं, दूर हैं, जिनके लिए आना मुश्किल है, उनके लिए मैं मानता हूँ डिजिटल एजुकेशन एक वरदान भी है, जो उनको कुछ नहीं से तो अच्छा कि बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो मिल रहा है उनको। लेकिन जो आपने डिजिटल का कहा एक कनेक्शन आईक्यू जिसको हम कह सकते हैं भाई, वो कनेक्शन नहीं होता है। वो कनेक्ट नहीं होगा तो फिर वो चीज़ जो आप यहाँ पे बैठ के बता सकते हैं या सामने आमने वो नहीं हो पाती है। तो कहीं आपको लगता है कि डिजिटल कीजिए, लेकिन डिजिटल के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म भी होने ज़रूरी है जो आपको सीधे तौर पर पढ़ा सके? तो हम लोग जो पढ़ाते हैं वो लाइव क्लास पढ़ाते हैं जिसमें बच्चा सामने से अपने डाउट्स पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ रिकॉर्डेड वर्चुअल क्लासेस दे दिए। तो अगर लाइव क्लास लेकर जहाँ पे बच्चा अपना सवाल पूछ सकता है, हम उनके सवालों के जवाब देते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें वो लाइव क्लास जैसा ही उनके लिए माहौल हो जाता है। कहते हैं भाई डिजिटल पढ़ाई भी का भी खर्च एक अलग होता है कि उसके लिए कंप्यूटर रखना या इंटरनेट कनेक्शन है, फिर आप लोगों की फीस भी जो होती है वो अलग हो जाती है। तो कहीं आपको लगता नहीं ये जो वर्डन है वो बच्चों पे बढ़ रहा है? नहीं, मैंने क्या कहा, अगर आर्थिक रूप से बर्डन नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो अपने मोबाइल पे भी देख सकता है, और फेस टू फेस क्लास आ रहा है तो बच्चे का पेट्रोल का भी खर्चा लगता है, वो आने जाने का खर्चा लगता है। नहीं तो वो यहाँ रहता है तो रहने का खर्चा होता है। आज आप दूसरे कोई भी शहर में जाके रहते हैं तो महीने का 8 से 10 हज़ार तो मिनिमम 10 हज़ार खर्च होता है महीने का। तो साल का लाख रुपए से ऊपर खर्चा रहने का खाने का हो जाता है। अगर आने जाने की बात करें तो रोज़ का मतलब है ना, पेट्रोल का खर्चा या बस का खर्चा वो सब भी हो जाता है। तो उसके सामने ऑनलाइन में खर्चा तो ज़्यादा नहीं है। बस एक चीज़ है कि बच्चा रेगुलर उसमें पढ़ाई करे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसको मिले जिसमें वो अपने डाउट्स भी क्लियर कर सके, डिस्कशन कर सके, और क्लैरिटी के साथ बहुत एकदम हाई डेफिनेशन में वो प्रॉपरली लेक्चर्स को वहाँ पे अटेंड कर सके। ऐसा आपको लगता है आप तक अभी तक जो पढ़ाई आपने कोरोना के बाद में जिस हाँ तरह का हाँ। बदलाव, तो इसमें बच्चे प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोग के पास जो बच्चे ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, राजस्थान से भी हैं, यूपी से हैं, आसाम से, बिहार से, साउथ से, मतलब महाराष्ट्र से, काफ़ी राज्यों से बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और उन लोग काफ़ी सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे में पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि जो ज्वाइंट कर लिया फिर उतना ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में जागते कि हमने काफ़ी कुछ मिस कर दिया, तो वो उनको मुश्किल होती है फिर। लेकिन अभी जो अग्रवाल समाज की हम बात करें तो काफ़ी लोग हैं जो सीए से तो काफ़ी ऐसा सोच रहे हैं भी सीए तो हमारे समाज के तौर पे काफ़ी हो गए लोग। तो हमें कुछ जो है वो एक प्रशासनिक पकड़ बनाने के लिए आईएएस अफसर आईपीएस है या फिर जो राजनीतिक पहचान बनाने के लिए राजनेता जो नेता लोग हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कोई होनी चाहिए। तो कहीं आपको लगता है जो सामाजिक तौर पे जो बदलाव समाज के जो प्रदान करना चाहते हैं ये भी एक अच्छी मूवमेंट है? देखिए, हर एक क्षेत्र में है ना एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। सीएस की भी ज़रूरत है, डिमांड है। यूपीएससी जो अपने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उसमें भी अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। तो डिमांड तो हर एजुकेटेड सेक्टर की होगी। और सीए के क्षेत्र में तो हम राजस्थानियों का हमेशा बोलबाला रहा है। और उसके साथ साथ आईटी जे का भी रिजल्ट देखेंगे, नीट का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें राजस्थान सबसे आगे है। और यूपीएससी में भी जो परीक्षा है उसमें ठीक है, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, उसमें फेल पास नहीं होता है, जितने वैकेंसीज होती है उतने सिलेक्शन होते हैं। उसमें भी अपने राजस्थान के विद्यार्थी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अब जैसे सूरत है, यहाँ पर यूपीएससी का या आईआईटी जेईई का उतना नहीं है जितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है। लेकिन अलग अलग शहरों में अलग अलग कोर्सेज़ को लेकर ज़्यादा प्रोत्साहन देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में जो आपने चर्चा की भी आईटी का है वो आईआईटी का और का राजस्थान में काफ़ी कोर्स हो रहे हैं, और आपके सीकर से लेके हम कुचामण या जहाँ भी जाएं वहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो चाहे वो इसमें डॉक्टरी के अंदर हो या आईटी के अंदर हो काफ़ी चेंज करें। तो आपको लगता है कि भी अब हमें भी राजस्थान की तरफ मूवमेंट करना चाहिए और कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह वहाँ पे ही खोलना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि मैं एक ही लोकेशन पे रह के काम कर रहा हूँ और इस लोकेशन से हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं। तो हम राजस्थान तो अभी तुरंत शिफ्ट नहीं कर सकते, पर हाँ, राजस्थान के
प्रवासी जो सूरत में हैं बहुत अच्छे खासे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजस्थान से भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। और सिर्फ पढ़ने नहीं आते, जब सूरत जैसे एक डेवलप्ड सिटी में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर्स है देश में, सबसे साफ़ शहरों में से एक है, काफ़ी ज़्यादा आगे भविष्य की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो पढ़ने के बाद यहीं पे सेटल भी हो जाते हैं और यहाँ पे अपना योगदान देते हैं। जैसे हम राजस्थानियों ने सिर्फ देश में नहीं, देश विदेशों में हर जगहों पे अपने जो टैलेंट है उसके बल पे खुद को तो डेवलप किया ही है, पर इन शहरों को डेवलप करने में, इन क्षेत्रों को डेवलप करने में राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही अभी जो जीएसटी है उसकी काफ़ी चर्चा हुई, लोगों ने कहा अभी इसका पूरा कोई कैलकुलेशन आधार नहीं है जिसके आधार पर आप लागू कर सकते हैं, तो उसके बाद कहीं लगता है सीए की डिमांड में और ज़्यादा ग्रोथ बढ़ी है। देखिए, सीए की डिमांड तो हमेशा रही और रहेगी ही। कभी जीएसटी की तकलीफ है तो कभी उसके पहले नोटबंदी का था, तो कभी इनकम टैक्स के चर्चे ज़्यादा थे, तो आगे चल के और भी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सब चीज़ों का चलेगा। तो जब तक देश में अर्थतंत्र है, टैक्सेस है, कर है, कानून है, कंपनी लॉ, ये सब है, तो कॉमर्स प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इनकी डिमांड रहनी ही रहनी है। बस फ़र्क ये कि आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं और इस पढ़ाई को अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ करते हैं। कहते हैं समाज सेवा के रूप अलग अलग होते हैं, तो आप यहाँ पे गरीब बच्चों को जो एजुकेशन है उसका क्या माध्यम, कैसे गरीब बच्चों को ढूंढते हैं और कैसे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वगैरह आप देने की कोशिश करते हो, कितने बच्चों को आप यहाँ पे लेते हैं, परसेंटेज वगैरह क्या रहता है? मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत से हमने कई ऐसे बच्चों को मदद की है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, पर हमने उसका पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया था। फिर कुछ ऐसे अनुभव हुए जहाँ पे पता चला कि जो कुछ बच्चे सीए करना चाहते थे, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, पर वो कभी किए नहीं, क्योंकि हर जगह पे सीए की फ़ीस भी होती है, खर्चे होते हैं। तो फिर हमें लगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी सीए में कई बच्चों को फ्री में, तो उसका हमें अनाउंस करना चाहिए। तो 5 साल पहले हमने सीए स्टार्स करके, सीए के सितारे करके एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसके तहत हम लोग पूरे देश में से 40 से 45 विद्यार्थियों को 4 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो एनुअली 165-170 बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि एक साल के लिए कोर्स नहीं, 4 साल का कोर्स है सीए। और सीए की परीक्षा हम जानते हैं देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इन बच्चों को हम लोग जो बाहर से आते हैं, सूरत बाहर से, उनको रहना खाना पूरा मेरे अंदर रहता है, फ्री में रहता है, जिसके लिए मैं कोई डोनेशन किसी से नहीं लेता हूँ। और सूरत के बच्चे अगर अपने घर में रह के पढ़ते तो अपने घर में नहीं तो वो भी हमारे साथ रह सकते हैं। और इन बच्चों को खास ध्यान देकर, इनको पूरी मेहनत करवा के, इनके आर्थिक स्थितियों को भी देखते हैं हम पहले कि हाँ आर्थिक स्थिति कैसी, उसके बेस पे इनका सिलेक्शन करते हैं, इनकी टेस्ट होती है। सी एस स्टार्स प्रोग्राम में ज़बरदस्त लोगों का साथ आ रहा है, प्रोत्साहन आ रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर ही जो पहला बैच था सी एस स्टार्स का, उसमें से 40 बच्चे सीए बन चुके हैं, जो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और इन बच्चों में से ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों ही नहीं है, अनाथ है, या तो बाप नहीं है, पिताजी का साया खो चुका है, या तो एक है ना सिंपल से कोई रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई सिक्योरिटी में है, कोई है ना गांव में खेती कर रहे हैं। इनके परिवारों में कभी किसी ने, मोस्टली के परिवार में 12वीं के बाद भी पढ़ाई नहीं की है, पर इन बच्चों के टैलेंट और पोटेंशियल को देख के इनको सिलेक्ट करके इनको सीए जैसा शिक्षण हम लोग पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने मतलब एक भीलवाड़े का भी जिक्र किया था, भीलवाड़ा में भी एक बच्चा जो सीए किया था, जो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था। आकर रह के पढ़ाई की, वो लड़का जैसे शशांक टम्बोली है, 5 साल पहले सिलेक्ट किया था जब वो 15 साल का था, तो पिछले साल जब वो 19 साल का हुआ, उसने अपनी सीए फाइन की परीक्षा पूरी कंप्लीट की। उसके पिताजी इस भीलवाड़ा में एक रिक्शा चालक हैं और बहुत ही मतलब तकलीफ़ में रहे हुए हैं, और आज बहुत अच्छी तरह से उनकी पोजीशन हो चुकी है। शशांक आज इन्फोसिस बेंगलोर में है और काफ़ी अच्छा पैकेज है उसका। उसने कंपनी सेक्रेटरीशिप सीएस भी कंप्लीट किया है, 18 साल की उम्र में सीएस कंप्लीट कर लिया, और अभी वो आईसीडब्ल्यूए जो सीएमए होता है उसकी भी फाइनल की परीक्षा उसने दी है, और अभी 20 साल की उम्र में वो देश का सबसे यंग सीएमए बन जाएगा लगभग। लेकिन एक कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को गाइड करने वाला एक स्टूडेंट सीए वो बच्चों के साथ बैठ के वापस वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है, तो कहीं अटपटा नहीं लगता, कहीं लगता नहीं आपको कभी दिन भर इस चक्कर में माता पिता है जो गणित के सवाल, हमारे एक छोटे टीचर हुआ करते थे गणित के, वो कहा करते थे यार नींद ही नहीं आती रात को, ये सवाल घूमते रहते हैं, सवाल पे सवाल बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो कि आपके साथ भी ऐसा होता है? और ये जो इंस्टीट्यूट ही है ये क्यों आपने, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ करके आप आराम से भी जी सकते हैं। देखिए, आराम से जीने से फिर जो हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें जैसे आपने पूछी, पहली बात है कि जो बच्चे कॉर्पोरेट में जा चुके हैं उसके बाद भी वो पढ़ाई कैसे करते रहते हैं।
तो सीए की जो पढ़ाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है, उसके बेस पर आप आगे चल के सीएस, एलएलबी, एमकॉम, एमबीए ये सब कोर्सेज करने के लिए केपेबल होते तैयार होते हैं। और इन बच्चों में सीखने का कंटिन्यूस लर्निंग, जैसे हम कहते हैं कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो चालू रहती है, तो सीखने की इनमें हमेशा तलब रहती है। तो ये नए नए कोर्सेज करते रहते हैं, वो सब कोर्सेज लोग खुद से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके लिए इनको कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात है जो आपने कहा कि मैंने इंस्टीट्यूशन का कैसे सोचा, तो कोई इंस्टीट्यूशन बनाने का नहीं सोचा था, सिर्फ पढ़ाना अच्छा ये सोच के चालू किया हुआ है। और सामने से सब पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का प्यार है कि एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई होती है और एक एक बच्चे पे ध्यान देकर एक एक बैच बना के पूरी तरह से पढ़ाई अच्छे से करवाई जा रही है। लेकिन कहते हैं भाई डिजिटल जो इंफॉर्मेशन या सोशल मीडिया जो अभी हुआ है, उसके साथ बच्चों के अंदर जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बड़ी है। बिल्कुल। तो लोग ये भी सोचते हैं भाई उसका फ़ायदा भी अच्छा हुआ है, रिजल्ट भी अच्छा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है। तो आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एज ए टीचर आप हमारे बच्चों को या हमारे युवा दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, डिजिटल वर्ल्ड हमारे लिए एक वरदान है, और जैसे हर वरदान के साथ कुछ ना कुछ श्राप या तकलीफ होती है, तो वैसे ही है कि अगर आपने इसका सही तरीके से उपयोग किया तो ये आपके लिए एक वरदान है। और अगर आप इसके लत में लग गए और अपना जो ध्येय है उसके लिए इसको प्रयोग करने की जगह अगर इसने आपका प्रयोग करना चालू कर दिया तो अभिशाप है। तो कोई भी चीज़ अगर अति होगी तो वो वर्जयत है, कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयत। तो मैं युवा धन को यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन, डिजिटल वर्ल्ड, इन सब का समझदारी पूर्वक इस्तेमाल करिए, इसको यूज़ करके आगे बढ़िए, इसको एक हथियार के रूप में लीजिए, ना कि आप इसके नशे में या इसके लत में अपना समय बर्बाद करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आज के युवा कई बार दो चीज़ों में पीछे हटते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में और एक कंसंट्रेशन फोकस करने में। वो एक चीज़ पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि आदत हो जाती है कि हम फटाफट सब चीज़ों को जैसे मोबाइल पर बदलते रहते हैं, तो हम रियल लाइफ में भी सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, तुरंत तैयार चाहते हैं कि बस ऐसा हो जाना चाहिए या ऑटो पायलट मोड पे काम हो जाना चाहिए। बट जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करें अपने सक्सेस के लिए, पर उसके नशे में नहीं आए, उसके आदी नहीं बन जाए। आपने टाइम मैनेजमेंट का जिक्र किया, तो आप कितना समय इंस्टीट्यूट को दे पाते हैं? देखिए, मैं तो कहूँ मेरा पूरा समय, पूरी ज़िंदगी ना बच्चों की पढ़ाई के लिए है, इसी इंस्टीट्यूट के लिए है। मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम यहीं रहता हूँ। क्लास में जैसे मैंने कहा 8-10 घंटे मेरा पढ़ाना होता है, फिर जो स्टूडेंट्स उनसे मिलना होता है, हमारे फैकल्टी जो पढ़ाते हैं हमारे साथ उनके साथ डिस्कशंस होते हैं, और सब कुछ मटीरियल्स बनाना, बुक्स बनाना, वो सब देखते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पर्सनल लाइफ में कहीं आपको घर से भी ये पत्नी से या कुछ ऐसी शिकायत रहती है कि आप तो सारे उधर ही उधर दिमाग, पढ़ाई, घर पे जाते तो भी वही पढ़ाई, यहाँ वही पढ़ाई, तो कहीं समय का जो टकराव होता है या पत्नी जो चाहती है वो भी हो पाता है? देखिए, इसमें मैं कोई अकेला सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होता हूँ, परिवार भी कर रहा होता है। तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और हमेशा मुझे भी प्रोत्साहन करती है कि आपने अगर बीड़ा उठाया है, इतने लोग आपके ऊपर आधारित हैं, निर्भर हैं, तो नो डाउट फैमिली को टाइम निकालने के लिए हम टाइम मैनेज करते हैं। बट जो प्रायोरिटी है कि हमने, क्योंकि सीए एजुकेशन बहुत ही संवेदनशील है, बहुत कोर्स भी काफ़ी लंबा है, रिजल्ट्स भी टफ होते हैं, और अगर इसको सही तरीके से हम बच्चों को मदद करते तो बहुत फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें छुट्टी नहीं होती है कहते हैं। बिल्कुल। तो छुट्टी नहीं होती तो बच्चे भी एक दिन उम्मीद करते हैं मैं हम पापा के साथ कहीं घूमने जाएं, कहीं और जाएं। तो ये जो बच्चों का जो एक एक्सपेक्टेशन होती है उसको कैसे पूरा कर पाते हैं? देखिए, समय निकालते हैं, ऐसा नहीं है, और चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते, बट हो जाता है। जी हाँ, ज़्यादा समय तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं होती है, और हर व्यक्ति छुट्टी की चाहत में एक सरकारी नौकरी करने की कोशिश करता है ताकि उसको खूब छुट्टियां मिले और खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करे। लेकिन हमारे जो रवि छावरिया जी है उनको छुट्टी नहीं मिलती है और वो अपनी जो टाइम मैनेजमेंट के आधार पर ही अपना समय निकालते हैं। और ख़ास तौर से जो उन्होंने युवाओं को कहा है भी, आप अपनी जो डिजिटल मूवमेंट पे ख़ास तौर से जो फोकस करते हैं और डिजिटल मूवमेंट के साथ जो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है और किस दिशा के अंदर जाना है। उसके साथ ही अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार कीजिए और आगे बढ़िए, तो निश्चित तौर पर आप अपनी सक्सेस प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी छावरिया, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।